सकते हो, ध्यान से सुनना। वर्ल्ड हिस्ट्री सबको बोर लगता है लेकिन आपको सुनना पड़ेगा, अगर सुन लिए तो पूरे 5 नंबर आपके हो जाएंगे। कह रहा कल देखो काल और गणना, कह रहा काल और गणना और गणित की विद्यापूर्ण परंपरा दुनिया में मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन है। और इस जय हिंद मेरे भाई, आज आपके सामने क्लास 11th के जो पार्ट 2 है कि मतलब आपके जो हिस्ट्री के पार्ट 2 है, जो आप देख सकते हो लेखन कला और शहरी जीवन मतलब राइटिंग एंड सिटी लाइफ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वर्ल्ड हिस्ट्री के नज़रिए से। जैसे हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया कि कौन से रिवर थे, उन लोगों का मेन पेशा क्या था, वहाँ से किस तरीके की चीज़ों को डेवलप किया गया, औजार कैसे हैं, ये सारी चीज़ें पता चल गया आपको कि मेन सोर्सेज क्या थे, नॉर्थ में कौन था, साउथ में कौन था, ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई। लेकिन इस जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको इनके ना पूरी एक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम का पता चलेगा और साथ ही साथ आपको पता चलेगा जो गॉड के अंदर बिलीव होता है, किस तरीके से ये लोग गॉड को मानते थे, तो आपको सारी चीज़ें ऑलमोस्ट पता चल जाएगी। तो मेरे भाई आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप कंप्लीट देख लोगे तो आपका पूरा नंबर कंप्लीट है, ये बात ध्यान रखना। देखो भाई, अब आपके सामने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपके पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम बात करते हैं सबसे पहले ये मेसोपोटामिया के प्राचीन, ध्यान सुनो, ये जो मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगर आपने कल देखा कि किस तरीके के उनको नगर, नए नगर को बसाया, जब भी तो मॉडर्न जमाना कहलाया मेसोपोटामिया। लेकिन आज हम कंप्लीट डिटेल में देखेंगे कि मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगर कौन कौन से थे। जैसे उरू हो गया, मारी हो गया, ये सारे चीज तो नगर थे, लेकिन उनसे प्राचीनतम नगर कौन से, सबसे ओल्डेस्ट नगर कौन से थे। तो मेरे भाई ध्यान सुनो, इस सभ्यता में नगरों का निर्माण आप जानते हो नगर कहाँ हो जाता है। वैसे अगर मान लो गांव वाला होता तो ग्रामीण होता, क्या होता है, ग्रामीण होता। अगर वैसे बोला जाता है तो ग्रामीण होता, और नगर बोला गया इट मीन्स कि वो ऑलरेडी एक डेवलप एरिया की बात कर रहा है। मतलब जैसे आप देखते हो दिल्ली में क्या होता है, नगर निगम स्कूल होता, मतलब कहीं ना कहीं दिल्ली एक अर्बन एरियाज है, इसलिए वहां पे बोला गया नगरों का निर्माण 3000 ईसा पूर्व प्रारंभ हो गया था। जैसे उरुक हो गया, उर हो गया, मारी हो गया, इनके प्रसिद्ध नगर थे। ये 3 क्या थे, प्रसिद्ध नगर थे जो सबसे ज्यादा बिजनेस के लिए यूज किए गए। जैसे टिग्रिस, मैंने बताया था आपको टिग्रिस वाला, कह रहा है यहाँ पे उर नगर में, जो उर नगर में नगर नियोजन की पद्धति का अभाव था। ध्यान से सुनना, 2 में क्या था, यहाँ पे जो उर नगर था इनमें नियोजन पद्धति का अभाव था, गलियां टेढ़ी मेढ़ी एवं सकरी थी और जल निकास प्रणाली अच्छी नहीं थी। उरवासी, जो उरवासी घर बनाते समय सुकून और आप सकून पर भी विश्वास करते थे। मतलब सगुन कह रहा है कि आप एक शुभ मुहूर्त देखते थे या नहीं देखते थे। तो अगर कभी पूछ दे आपको बिल्कुल एग्जाम्स के अंदर में कि बताओ भाई मेसोपोटामिया के अंदर में जो उरू लोग के, उर्क वाले जो लोग थे, यहाँ पे उर्क की बात करें, यहाँ पे उर्क वाले जितने भी लोग थे उर वाले, कि उनके वहाँ पे पूजा पाठ या अपने घर के प्रवेश के लिए किस तरीके से वो बिलीव रखते थे, गॉड में नहीं रखते थे। तो आपका आंसर होना चाहिए कि वो लोग गॉडेस के अंदर में बिलीव रखते थे और ये लोग ज़्यादा, इनके पास में निकास प्रणाली अच्छी नहीं थी, जो कि मैंने आपको कल क्या बताया था, आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन हड़प्पा सभ्यता के अंदर में सबसे अच्छा जल विकास प्रणाली था। जो आज अपने घरों में हम 90 डिग्रीज पे देखते ना कि भाई सीवर डल रहे, नाले डल रहे, इस तरीके का सारा कंसेप्ट किससे लिया गया है, आईवीसी और मेसोपोटामिया से आज के जमाने में लिया गया है। जो आप सामने देख सकते हो यहाँ पे कि इनके पास जल निकास प्रणाली नहीं थी, मतलब कि जो यहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम होता वो अच्छा नहीं था। जैसे अभी रिसेंटली आपको देख रहे हो यहाँ पे हमारे वहाँ पे क्या है, किसका, वहाँ पे झीलों का शहर, कौन सा भाई, झीलों का शहर। उसी तरीके से उस टाइम में यहाँ पे समझ रहे हो ना बात को, यहाँ पे इसका क्या था, उर नगर में बिल्कुल अच्छा नहीं था। वहाँ के भी जो एडमिनिस्ट्रेशन थे सब कुछ तो बोलते थे कि हम अच्छा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बट वहाँ पे भी झीलों का शहर बन गया। तो क्या आप लोग बता सकते हो कि झीलों का शहर वाला अभी ट्रेंडिंग किसके नाम पे चल रहा है, वो कौन से स्टेट के सीएम है या कौन से, आपके समझ ही आ गया होगा, यूटी के। तो यह उर वाला समझ आ गया आपको। फिर ये उरवासी घर बनाते सबको, ये सब कुछ देखते थे। कह रहा 2000 ईसा पूर्व के बाद फरात नदी की उर्वरता पर मारी नगर शाही राजधानी के रूप में फला फूला। अब देखो ध्यान से, जब अब मान लो कि बहुत सारे शहर होते हैं, क्या सारे के सारे शहर डेवलप होते नहीं होते।
जैसे उर नहीं थे सर, मतलब कि सफल नहीं हो पाए अपने डेवलपमेंट में। लेकिन यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे जो मारी था, मारी नगर जो है बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो गए। ये एक तरह से शाही राजधानी के रूप में फला फूला, मतलब एक रॉयल के, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे ये जो फरहात था, फरहात रिवर आपको पता है ना चाहिए कि जो पार्ट 1 नहीं देखा देख लो भाई। ये आपको पता है यहाँ पे टिग्रिस रिवर होता था और यहाँ पे क्या होता है यूफ्रेट्स होता था। कौन सा? यूफ्रेट्स वाला। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अब फरहात किसको कहते थे? यूफ्रेट्स रिवर को ही फरहात कहते थे। ये भी पॉइंट आपको समझ आना चाहिए। इस नदी की वजह से यहाँ की राजधानी जो मतलब कि इसके नगर के पास था मारी, तो मारी बहुत ज़्यादा डेवलप कर गया और यहाँ पे क्या अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल पर स्थित था, क्योंकि आप जानते हो नदी के किनारे तो व्यापारिक स्थल होगा ही। इसके कारण ये बहुत समृद्ध तथा खुशहाल था। यदि यहाँ पे जिमरिलियम के राजमहल मिला और तथा एक मंदिर भी मिला, तो आपको क्या समझ आ रहा है इस पॉइंट से कि आपके लिए आंसर राइटिंग के लिए सबसे खतरनाक पॉइंट ये मिलता है कि 2000 ईसा पूर्व के बाद फरात नदी, जिसे यूफ्रेट्स कहते थे, उसकी उर्वरता मतलब कि डेवलपमेंट जो है मारी नगर शाही राजधानी के रूप में फला फूला। मतलब शाही राजधानी कैसे? क्योंकि उसके पास में क्या था, बिजनेस का अच्छा सोर्स था, वहाँ पे राजा था, राजा अच्छा काम कर चुका था। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलना चाहिए। इसके वजह से मारी नगर को एक बहुत ही अच्छा खुशहाल राज्य या खुशहाल नगर माना गया था। और वहाँ पे जो राजा था ये कि जिमरिलियम का राजमहल भी मिला, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। और मंदिर भी मिले, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। जब ये सारी बातें हो जाती तो अब आगे देखो वहाँ पे कि ये सारा पॉइंट पता चल गया तो उनका लेखन कला क्या था। जैसे आज हम पढ़ते लिखते हैं, उनका लेखन कला क्या था, ध्यान सुनना। कह रहा लेखन कला में मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टियां पाई गई वे लगभग 3200 ईसा पूर्व की है। इन पर सरकंडे की तीखी नोक से कीलाकार लिपि द्वारा लिखा जाता था। इन पट्टियों को धूप में सुखा दिया जाता था। ये पहले जमाने की लिखावट हुआ करती थी। जैसे सरकंडे समझ रहे हो ना क्या होता है कि उसके ऊपर में क्या होता है लिखते थे, फिर बाद में ये धूप में सुखा देते थे। इंडिया में अभी भी इन सब चीज़ का यूज करते हैं। अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लेखन प्रणाली की विशेषता। अगर आपसे पूछ ले कि भाई मेसोपोटामिया के अंदर में लेखक प्रणाली की क्या विशेषता थी, वो किस तरीके से चीज़ों को समझते थे, किस तरीके से साहित्य को समझते थे, किस तरह से मैथमेटिक्स को आगे इन्होंने बढ़ाया, किस तरह से कैलकुलेशन पर फोकस किया, किस तरह से इन्होंने वर्ड्स को स्वर व्यंजन और अव्यय इन सब को प्रत्यय इन सबों पर फोकस किया, तो आपको एक ही चीज़ याद रखना है, ध्वनि के लिए किलाक्षर या किलाकार चिन्ह का प्रयोग किया जाता था। तो याद रखना, जैसे हम अपने देश में अपने भारत में पहचानने के लिए जैसे हम बोलते अ, तो हमें समझ आ गया अ कह रहा है, यहाँ पे आ, ई से उंगली एक वाला, समझ आ रहा है ना आपको बचपन की बातें। उसी तरीके से वो लोग ध्वनि को पहचानने के लिए किलाक्षर या किलाकार चिन्ह का प्रयोग किया जाता था। वह अकेला व्यंजन या स्वर नहीं होता था। जैसे हमने देखा यहाँ पे व्यंजन स्वर आई हर सही तरीके आप जानते क ख ग, तो यह हमारे देश के अंदर में जो भारत में जो हमारे संस्कृति में ये व्यंजन और स्वर लिपि लिखा गया। लेकिन उसी तरीके से उन लोगों का भी चिन्ह था जो कि समझ आता था कि किस वर्ड को किस तरीके से प्रोनाउंसिएशन करना है। उसके बाद में हो गया अलग अलग ध्वनियों के लिए अलग अलग चिन्ह होते थे, और जिसके कारण लिपिक को सेकंडों मतलब कि सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे। ऑब्वियस बात है यार, हमें 52 पढ़ने लग जाते हैं, हमें 52 आपको तो 12 खाड़ी जो होता है 52 तक सीखने पड़ते हैं स्वर्ण और व्यंजन। इसी तरीके से उन लोगों को भी सारी चीज सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे जिसका उनका प्रोनाउंसिएशन हो पाए और वो लोग आपस में समझ पाए। उसके बाद थे सूखने से पहले इन्हें गीली पट्टी पर लिखा जाता था जिससे कि सारी चीज़ें समझ आ जाए, और लिखने के लिए कुशल व्यक्तियों की आवश्यकता होती थी जो चीज़ों को लिख पाए, चिन्हों को सही से बना पाए। जैसे अब देख तो अ बनाना है, अब छोटे बच्चे को बनवा कर दो यूँ अ तो वो बना देता पता ना अ। तो इसी तरीके से वहाँ पे कुशल व्यक्तियों की जरूरत थी जो सही तरीके से वो चीज़ों को लिख पाए। कह रहा इसमें भाषा विशेष की ध्वनियों एक दृश्य रूप में देना होता था। मतलब कि जो चीज़ लिख रहे हो आपको एक फ्लो में चीज़ों को बोलना होता था, जिससे कि वो तो हम आज बोल रहे, वो लोग अपने भाषा में बोलते थे लेकिन चिन्हों में प्रकट करके उनको लिखना होता था। तो वो वही वर्ड को बोलते थे जो चिन्ह एक्यूरेट में सही बन सके। जब भी आज भी उन सब भाषाओं का महत्व है, जब भी तो चीज़ों को आज पढ़ के लोग समझ पाए, हम लोग समझ पाए जब आज आपको हम पढ़ा पा रहे हैं। अगर ये चीज़ें सही ढंग से लिखी नहीं होती तो कैसे समझ आता। उसी तरीके से मेसोपोटामिया के अंदर में जो चिन्हों का प्रयोग करके लोग जो एक अपना सिंबलिक भाषा
में वर्ड को यूज करते थे वो सही तरीके से नीट एंड क्लीन बनाते थे किसी भी तरीके से, और बाद में उन पे अच्छे तरीके से मतलब कि सुखा दिया जाता था। ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था मेरे भाई, ये भी याद रखना। फिर क्या रहा यहाँ पे किलाकार, इसे क्यूनिफॉर्म भी कहते हैं। क्या रहा, ये लेटिन भाषा था जिसे क्यूनस कहते हैं, जिसका अर्थ होता है छुट्टी और फॉर्मा। ठीक है, आकार की बात करें मतलब शेप की बात करें, आकार है जो कि मिलकर बना है मेरे भाई। जो सबसे आगे अगर आपके काम आता है, जो कि अगर आप आंसर राइटिंग में अच्छे से बना के लिख सकते हो, ध्यान से सुनना। वर्ल्ड हिस्ट्री सबको बोर लगता है लेकिन आपको सुनना पड़ेगा, अगर सुन लिए तो पूरे 5 नंबर आपके हो जाएंगे। कह रहा कल देखो, काल और गणना, कह रहा काल और गणना और गणित की विद्यापूर्ण परंपरा दुनिया में मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन है, और इस सभ्यता के लोग गुना, भाग, वर्गमूल, चक्रवृद्धि, ब्याज आदि से परिचित थे। क्या कहा मैंने कि मेसोपोटामिया के लोग के अंदर में मैथमेटिक्स का बहुत तगड़ा ज्ञान था, क्योंकि उन लोगों ने जब भी व्यापार करना शुरू कर दिया, उन्होंने कैश पैसे के लेन देन शुरू कर दिया। मतलब उस टाइम बार्टर सिस्टम भी वहां पर हुआ करता था। अभी बताऊंगा सारी चीजें कि मतलब पैसे के बदले पैसे नहीं हुआ करता, तो चीज के बदले चीज दिया करते थे, लेकिन उनका सिंबलिक भाषा में चीजों को लिख के रखते थे। तो इसीलिए वहां पे क्या हुआ यहाँ पे कि ये जो गन्ना था, गन्ना कैलकुलेशन के अंदर में मेसोपोटामिया पूरे वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 पे इसलिए माना जाता है क्योंकि कैलकुलेशन का मेन मोटिव वहीं से निकल के आया है, और जिसमें कि आप ये गुना, भाग जो हम बचपन में सीखते हैं, वर्गमूल को कहते हैं भाई स्क्वायर रूट कहते हैं, चक्रवृद्धि को भाई यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, जो कि ब्याज के ऊपर में ब्याज लगता है। ठीक है दोस्त, समझ गए? तो क्या मुझे आप बता सकते हो वर्गमूल ये जो है 49, चलो सिंपल सा, ये कितने नंबर का वर्गमूल है? 10 में पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत तो याद ही होगा, मेरे से नहीं हो। देखो, काल गणना के लिए यहाँ के लोगों को 1 वर्ष का 12 महीने। तो अब देखो किस तरीके से उन लोगों ने मैथमेटिक्स का मतलब कि चीज़ों को समझ गया कि जो आज हम यूज़ कर पा रहे हैं। मेसोपोटामिया में काल गणना के लिए यहाँ के लोग 1 वर्ष में जो 12 महीने होते हैं, इंडिया में वही यूज़ करते थे। 1 महीने में 4 हफ्ते होते वही यूज़ करते थे। 1 दिन में 24 घंटे होते वही यूज़ करते थे। 1 घंटे में 60 मिनट होते यही यूज़ करते हैं। तो मेसोपोटामिया में जो उन्होंने मैथमेटिक्स को समझ के, गणित को समझ के, एक मतलब कि एक कोडिंग भाषा बना के जो चीज़ों को उन्होंने मेसोपोटामिया में यूज़ किया था, वही टाइमलाइन आज भी हम इंडिया में यूज़ करते हैं। ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। आप सोचो कितना पुराना चलता जा रहा है। 1 साल में 12 महीने होंगे, फिर हमें पता है 1 महीने में जो 4 हफ्ते होंगे, फिर हमें पता है कि भाई 1 दिन में 24 घंटे होंगे। ये भी पता चल रहा है 1 घंटे के अंदर में हमें 60 मिनट होंगे। ये सारी चीज़ों को आज से पहले 3000 साल पहले ही पता लगा गया था, जो कि मेसोपोटामिया में चीज़ों को पता चला था। ये भी पॉइंट याद रखना। और ये किसका वर्गमूल? स्क्वायर रूट है 7। कमेंट आंसर बता दिया, आप लोग कमेंट कर देते पहले तो पता चल जाता। ठीक दोस्त, आपके सामने एक दिख रहा है यहाँ पे मेसोपोटामिया के शहरों के प्रकार, किस तरह के शहर थे। आप देखो, वे जो मंदिरों के चारों ओर विकसित हुए शहर थे, मतलब कि मंदिर था और मंदिर के चारों ओर क्या थे, ये विकसित डेवलप शहर थे। यहाँ पे बीच में मंदिर है, देखो ये मंदिर, इसके साइड में क्या थे, सारे सारे डेवलप शहर थे। कह रहे जो व्यापार के केंद्रों के रूप में विकसित हुए। और शाही शहर, आपको पता है शाही शहर कौन सा हो गया, मारी वाली सारी शाही शहर, मारी बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई। उसी तरीके से मेरे भाई आज आपको दिख रहा है कि जो ये बेबीलोन था, बेबीलोन, और ये आपको पता है टिग्रिस रिवर था, ये आपके यूफ्रेट्स थे। तो यहाँ पे मंदिर और आसपास के सारे एरिया बहुत ही ज़्यादा डेवलप थे, क्योंकि ये आपके मेसोपोटामिया के शहर के प्रकार थे, समझे। और शहरीकरण और नगरों की बसावट कैसा था, एक पॉइंट याद रखना, शहरीकरण और शहर का बसावट अलग अलग है। शहरीकरण वो होता है जो वहां पे लोग बसे होते, चीजों को डेवलप करते जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट गया है, नगरों की बसावट, जब कोई भी देश कोई भी एरिया जब डेवलप कर रहा होता है तो लोग धीरे धीरे पलायन करके उस एरिया में बस जाते हैं, और वो भी उसी हिसाब से उसी का पार्ट बन जाते, तो वो भी ऑलरेडी डेवलपमेंट में उनका हाथ होता है। जैसे आप यहाँ पर देखोगे, शहर और नगर बड़ी संख्या में लोगों के रहने के लिए ही स्थान नहीं होते थे। ध्यान सुनना, कह रहा शहर और नगर बड़ी संख्या में लोगों के रहने के लिए ही स्थान नहीं होते थे। जब किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त अन्य आर्थिक गतिविधियां विकसित होने लगती थी, तब किसी एक स्थान पर जनसंख्याओं का घनत्व बढ़ जाता था। इसके फलस्वरूप कस्बे बसने लगते थे। क्या बता आपको कि नगरों की बसावट क्या थी। जब कोई नगर होता था, वो नगर वहाँ पे होते थे, तो जब नगर धीरे धीरे डेवलप होने लगता था कि यहाँ पे कुछ फैक्ट्री लग रही है, कुछ काम मिल रहा है, तो दूसरे जगह से लोग आते थे, दूसरे नगर से वहाँ पे काम करके अपना रोजमर्रा के जीवन चलाने लग जाते थे।
फिर उसी हिसाब से वो नगर का वहाँ पे क्या होता था, विकास हो जाता था। वही आपके लास्ट में जाके क्या होता था, शहरीकरण होता था। देखो, शहरीकरण अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन मतलब कि जो भी खान पीने के फसल होते थे, अलावा व्यापार भी किया जाता था। उत्पादन की तरह तरह की सेवाओं और की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। नगर के लोग आत्मनिर्भर नहीं रहते, उन्हें नगर या गांव के अन्य लोगों द्वारा उत्पन्न वस्तुओं या दी जाने वाली सेवाओं के लिए उन पर आश्रित होना पड़ता था। क्योंकि जानते हो, जो नगर होता, शहर होता है, वहाँ पर ऑलरेडी कोई न कोई पहले वैसा होता है और वो उसको काम देता है। जैसे आप देख सकते हो शहरों में, जैसे मान लो बिहार, यूपी, दूसरे राज्यों से लोग पलायन करते हैं, दिल्ली में, मुंबई में, महाराष्ट्र में, ये एक सिटी है, यहाँ पे ऑलरेडी लोगों के पास काम है, बल्क में फैक्ट्री है, इंडस्ट्रीज है, वो लोग आके काम करते हैं, वहाँ पे थोड़ा बहुत पैसा जुटाते हैं, वो देश के लिए भी काम आता है और उन मालिकों के लिए भी काम आता है और उसका भी घर चल जाता है। इसी तरीके से मेसोपोटामिया के अंदर में जो शहर बनते थे, जो शहर दरता था धीरे धीरे डेवलप कर रहा है, वो उस डेवलपमेंट में जो धीरे धीरे से दूसरे लोग आके उसमें काम करने लग जाते थे और काम करने के बाद धीरे धीरे वो सिटी ऑलरेडी डेवलप हो जाता था। तो यही कहते हैं कि वहाँ पे उनके पास अपना रहने वहने का कोई ठिकाना नहीं था, काम के लिए आते थे, काम करते थे, धीरे धीरे अपना भी परवरिश करते थे और साथ साथ में राज्य का भी डेवलप होता था। ये सबसे बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट था और यहाँ पर लेन देन भी रहता था, तो ये भी पॉइंट याद रखना। इस प्रकार देखते हैं कि शहरी प्रक्रियाकलाप गाँव लोगों में भी जुड़े रहते हैं, मतलब उनमें आपस में भी लेन देन था। जैसे मालिक नौकर में भी लेन देन होता है, जैसे मान लो ठेकेदार वर्कर में भी लेन देन होता है, उसी तरीके का लेन देन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। बट एक ही चीज़ देखो, जो भी ये इतने बड़े शहर बसे थे, मंदिर थे, यहाँ पे अभी बहुत सारी चीज़ें माताओं गॉडेस के बारे में, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। और पार्ट 1 में जो मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ में कौन बसे थे, साउथ में कौन बसे थे, तो मुझे बता सकते हो कि जो यहाँ पे रेगिस्तान था, यहाँ पे रेगिस्तान डेजर्ट नॉर्थ में था या साउथ में था, आपका कॉमेंट होना चाहिए। और मेरे भाई सॉरी, आपको मैं पार्ट 3 में सारा कंप्लीट करवा दूंगा। यहाँ पे थोड़ा सा गले में ज़्यादा दर्द होने की, रात की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है अभी, ठीक भाई, तो इसीलिए आप लोग से समझ चाहता हूँ, मैं चाहता था इसी में कंप्लीट कर देता, बट पार्ट 3 जो जल्दी आएगी। अगर आप नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना। मैंने एक चीज़ आप लोग से प्रॉमिस की थी ना, वर्ल्ड का बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट ह्यूमैनिटीज़ में इस चैनल पर मिलेगा। आई नो दैट अभी चैनल छोटा है, लेकिन आप लोग का प्यार होगा तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक दोस्त, थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। बस इसी तरीके से आप अपना प्यार बनाओ, आगे तरीके से देखी जाएगी। जो भी दिक्कत परेशानी हो कॉमेंट कर देना, बस आगे मैं देख लूँगा। ठीक दोस्त, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।